हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनआईएस की क्लास 12th की होम साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है मील प्लानिंग। देखो, मैंने पहले भी बताया कि ये सारे चैप्टर्स अगर आप एनआईएस से क्लास 12th कर रहे हो और आपने होम साइंस लिया है तब आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं होम साइंस सब्जेक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखो, इसमें पहले ये बताया गया है कि प्रीवियस लेसन्स में आपने क्या पढ़ा था। आपने न्यूट्रिशन और हेल्थ का मीनिंग पढ़ा था और आपने ये भी पढ़ा था कि कैसे न्यूट्रिशन और हेल्थ जो है वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पे अपना असर डालते हैं। मतलब न्यूट्रिशन का असर हेल्थ पे पड़ता ही पड़ता है और जिस हिसाब से हमारी हेल्थ होती है उस हिसाब से हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं फूड में, उनका फंक्शन क्या है और उनका हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट ग्रुपिंग द फूड्स इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो फूड में जो जो न्यूट्रिएंट हैं उनके आधार पे हम फूड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। Inclusion of these food groups in our daily meals is important to provide an adequate diet। तो अगर हमें एक प्रॉपर डाइट लेनी है तो हमें इन फूड ग्रुप्स को अपने डेली मील में शामिल करना पड़ेगा। इन सारे फूड ग्रुप्स में से एक एक फूड हमें शामिल करना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमें एक एडिक्वेट प्रॉपर डाइट मिले तो। This knowledge is essential to make sure that you are eating the right food इन द राइट क्वांटिटी। तो अगर आपको ये नॉलेज है डिफरेंट फूड ग्रुप्स के बारे में और उन फूड ग्रुप्स से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, अगर उनके बारे में आपको नॉलेज है तो इससे क्या होगा, आप सही मात्रा में सही फूड खा पाओगे। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू इंश्योर न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी ऑफ द फूड दैट यू ईट एवरी डे एंड हाउ यू कैन प्लान द सेम। तो इस चैप्टर में आप क्या कर पाओगे, आप ये इंश्योर कर पाओगे जो आप खाना खा रहे हो वो न्यूट्रिशियस है कि नहीं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, और इसी बेसिस पे आप अपनी मील को भी प्लान कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लर्नर्स क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें जान पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू कैटेगराइज फूड इनटू फूड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप फूड्स को डिफरेंट फूड ग्रुप्स में कैटेगराइज कर पाओगे, आप बांट पाओगे फूड को फूड ग्रुप्स में उनके न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे, कि मतलब जो जो पोषक तत्व फूड पे पाए जा रहे हैं उन पोषक तत्वों के आधार पे फूड को कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक्सप्लेन द टर्म बैलेंस डाइट। आप इसके बाद ये जो टर्म है बैलेंस डाइट, इसको एक्सप्लेन कर पाओगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है। स्टेट द मीनिंग ऑफ मील प्लानिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। आप मील प्लानिंग की मीनिंग को भी बता पाओगे, साथ ही साथ इसकी इम्पॉर्टेंस को भी बता पाओगे। इनुमरेट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मील प्लानिंग। आप उन फैक्टर्स को भी समझ पाओगे जो मील प्लानिंग को प्रभावित करती है। अब देखो, हम हर किसी के लिए सेम खाना नहीं रिकमेंड कर सकते। हर व्यक्ति का जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो अलग अलग होता है। तो मील प्लानिंग को करते समय जब आप किसी के लिए मील प्लान कर रहे हो तो आपको डिफरेंट चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं वो यहाँ पे आप समझ पाओगे। एनालाइज द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली एंड मॉडिफाई द मील्स अकॉर्डिंगली। तो आप हर जो फैमिली मेम्बर होता है सबकी न्यूट्रिशनल नीड जो है ना वो अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि बच्चे को जैसा खाना आप दे रहे हो, जो जो न्यूट्रिएंट आप दे रहे हो वही आप एडल्ट्स को भी दो। तो सबकी न्यूट्रिशनल डिमांड अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से आप इसको एनालाइज कर पाओगे और फिर आप इसको मॉडिफाई भी कर पाओगे। मतलब अगर कोई स्पेशल नीड है किसी की तो आप उसको समझ पाओगे और अपने मील को उस हिसाब से मॉडिफाई कर पाओगे। डिफाइन थेरेपेटिक डाइट एंड इट्स नीड। आप थेरेपेटिक डाइट को भी डिफाइन कर पाओगे कि क्या होता है थेरेपेटिक डाइट और इसकी नीड क्या है, क्यों ज़रूरी है ये। इसके बाद इन्यूमरेट द टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन नॉर्मल डाइट। आप नॉर्मल डाइट में कितने तरह के मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कैसे नॉर्मल डाइट को चेंज कर सकते हो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, लोगों की न्यूट्रिशनल डिमांड के हिसाब से, वो भी आप यहाँ पे पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। सजेस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ अ नॉर्मल डाइट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉमन डिजीज़। जब भी लोगों को कोई डिज़ीज़ हो, जो कॉमन डिजीज़ जनरली हो जाती हैं लोगों को, अगर वो हो तो कैसे डाइट में, नॉर्मल डाइट में मॉडिफिकेशन करना है, बदलाव करना है, वो भी आप यहाँ पे सजेस्ट कर पाओगे, बता पाओगे।
तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है फूड ग्रुप्स। The knowledge of recommended dietary allowances and composition of food is necessary for the selection of an adequate diet। अगर आप किसी के लिए एक डाइट प्लान कर रहे हो, एक उचित डाइट बता रहे हो, तो आपके पास आरडीए की नॉलेज होनी चाहिए। आपको फूड का कंपोजिशन पता होना चाहिए कि फूड में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं। बट इफ़ वी स्टार्ट डूइंग दिस इट विल बी अ टेडियस प्रोसेस। तो अगर हाँ, लेकिन देखो ये करते करते चीज़ें आती है ना, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अजीब होता है, बहुत ज़्यादा ही आप इतना कंफ्यूजिंग होता है कि आपको जल्दी समझ में नहीं आता। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू ट्रांसलेट द न्यूट्रिशनल नीड इनटू काइंड्स एंड अमाउंट्स ऑफ फूड दैट वी शुड ईट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें सबकी न्यूट्रिशनल नीड को समझना होगा, ये समझना होगा कि किस तरह का और कितने अमाउंट में उनको फूड देना है, और हर फूड में जो हम खा रहे हैं उसमें किस तरह का न्यूट्रिएंट पाया जाता है। सच एन इंफॉर्मेशन कैन देन बी यूज्ड इन एवरीडे मील प्लानिंग एक्सरसाइज। और फिर इस जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जो हम फूड को स्टडी करके उसकी न्यूट्रिशनल जो कंपोनेंट्स हैं उनको समझ के जब ये नॉलेज हम लेते हैं, तो इसको हमको डेली मील में अपने यूज़ भी करना चाहिए। इसको यूज़ करते करते हम सीखेंगे। अगर हमको इसको यूज़ नहीं करना आया तो फिर हम इसको पढ़ के भी इसके बारे में कोई फ़ायदा है नहीं। दिस इज़ अचीव्ड बाय डिवाइडिंग कैटेगराइजिंग ऑल फूड आइटम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स कॉल्ड फूड ग्रुप्स। तो कैसे मील प्लानिंग में आसानी होती है, मील प्लानिंग कैसे आप आसानी से कर सकते हो, अगर आप फूड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, जिसको फूड ग्रुप्स कहते हैं, तो फिर आप आराम से मील प्लानिंग कर पाओगे। अब यहाँ पे फूड ग्रुप क्या है इसके बारे में बताया गया है। अ फूड ग्रुप क्वाइट सिंपली कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फूड आइटम्स शेयरिंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो फूड आइटम्स जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, इसी को कहते हैं हम फूड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो तरीके से हम फूड ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है फिजियोलॉजिकल, कि फूड का फंक्शन क्या है उसके बेसिस पे हम फूड को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम फूड को फूड ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ते हैं कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से कैसे हम फूड को डिवाइड करते हैं। तो इस चैप्टर से पहले वाला चैप्टर था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो फूड होता है ना, उसके 3 बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो एनर्जी देना, दूसरा बॉडी में जो भी टूट फूट हो रही है उसको रिपेयर करना, बॉडी की ग्रोथ को देखना, तीसरा क्या होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना और जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको रेगुलेट करना। अब यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है फूड ग्रुप्स का डिवीजन, वो इस तरह से पढ़ना है, न्यूट्रिएंट के बेसिस पे पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो 5 फूड ग्रुप्स में फूड को बांटा गया है। तो सबसे पहला जो फूड ग्रुप में फूड आता है, जो हम सबसे ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, वो हैं सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स, अनाज और अनाज से बने प्रोडक्ट। और इससे हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट मिलते हैं? तो देखो अनाजों से सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। उसके बाद हमें प्रोटीन, फैट, विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड, आयरन और फाइबर भी मिलता है। ठीक है, सेकंड जो फूड ग्रुप है वो है पल्सेस एंड लेग्यूम्स का, जो दालें होती हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। इसमें बीन्स को, सोयाबीन वगैरह को भी इस कैटेगरी में रखा गया है। इससे भी हमें क्या मिलता है? एनर्जी, फैट, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर हमें इससे एनर्जी और प्रोटीन ही मिलता है दालों से। उसके अलावा फैट, विटामिन B1, B2, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, फाइबर भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड फूड ग्रुप है वो है मिल्क का, मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स का। ठीक है, दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट, मीट और जो भी मीट वाले प्रोडक्ट होते हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है। तो अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क से हमें प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन B2 मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन A मिलता है। देखो मिल्क में लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सिर्फ विटामिन C और आयरन नहीं होता, बाकी थोड़ा बहुत अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल्क में पाए जाते हैं। इसके बाद मीट की बात करें तो मीट से हमें प्रोटीन मिलता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमें फ़ैट भी मिलता है, विटामिन B2, विटामिन A, विटामिन B12 भी मिलता है। उसके बाद जो फोर्थ ग्रुप है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। तो अगर हम पहले
अगर फ्रूट्स की बात करें तो कैरोटीनाइड्स मिलते हैं हमें, जो बाद में फिर विटामिन ए में चेंज हो जाते हैं। विटामिन सी, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसके बाद वेजिटेबल्स से हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, कैरोटीनाइड्स मिलते हैं जिसको हम विटामिन ए भी कभी कभी बोल देते हैं, विटामिन बी मिलता है, फॉलिक एसिड मिलता है, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, ये सब मिलता है। उसके बाद कुछ अदर वेजिटेबल्स भी होती है। देखो पहले तो हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल पढ़ी, इसके बाद जो अदर वेजिटेबल्स होती हैं उससे हमें उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। कैरोटीनाइड्स मिलते हैं, फोलिक एसिड मिलता है, कैल्शियम और फाइबर मिलता है। उसके बाद है हमारा फिफ्थ ग्रुप जो कि सबसे कम अमाउंट में हमें लेना चाहिए, वो है फैट्स एंड शुगर, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में रखा है। तो अगर हम फैट्स की बात करें तो आपको पता है कि फैट से हमें एनर्जी और फैट दोनों मिलता है, लेकिन अगर शुगर की बात करें तो इससे हमें फैट नहीं मिलता, इससे सिर्फ हमें एनर्जी मिलता है। फैट का अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है शुगर में, ठीक है। अब यहाँ पे नोट लिखा है, नोट क्या है, कैरोटीनाइड्स आर अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए अवेलेबल फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। तो मैंने पहले बताया ना कि कैरोटीनाइड क्या है, विटामिन ए का ही एक रूप है जो कि हमें प्लांट्स से मिलता है। तो यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू हमने ये देखा कि कौन कौन से फूड ग्रुप्स हैं, बेसिकली कितने फूड ग्रुप्स हैं और उसमें कौन कौन से फूड्स को रखा जाता है और उनसे हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ फूड ग्रुपिंग सिमिलर फूड आइटम आर प्लेस टुगेदर। तो ये जो फूड ग्रुप्स बनाए जाते हैं ना, इसमें सिमिलर फूड आइटम्स को एक साथ रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर सीरियल्स आर सिमिलर इन देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड ऑल पल्सेस आर ऑल्सो सिमिलर इन न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो सारे जो अनाज होते हैं, दालें होते हैं, ये लगभग एक तरह का न्यूट्रिएंट इनमें पाया जाता है। इसीलिए एक ग्रुप अनाजों का बनाया गया, एक ग्रुप पल्सेस का बनाया गया, दालों का बनाया गया। उसी तरह अगर हम एनिमल सोर्सेस से जो फूड मिलते हैं उनकी बात करें, मिल्क की बात करें, मीट की बात करें, एग की बात करें, तो उन सब में भी लगभग सेम न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। उसके बाद ऑयल और फैट, बटर, इसमें भी लगभग सेम न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो हर फूड ग्रुप को किसके हिसाब से बनाया गया है, उसमें उन फूड को रखा गया है जिनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। देयरफॉर इफ़ वी substitute one food from the other in the same group, we will to a large extent get the same nutrient। इस तरह से क्या होता है कि मान लो अगर सेम फूड ग्रुप का आपको कोई फूड देना है तो आपको अगर वो फूड सूट नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पे आप दूसरा फूड ले सकते हो और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी ना वो भी सेम होगी। जैसे मान लो वो आपको किसी दाल से एलर्जी है तो आप उसकी जगह पे दूसरी दाल ले सकते हो। इसी तरह किसी वेजिटेबल से हो सकता है किसी को एलर्जी है तो उसकी जगह पे वो दूसरी वेजिटेबल ले सकता है। तो सेम ग्रुप में जो होता है वो आपस में वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर एक अनाज या एक दाल आपको नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे आप दूसरी दाल ले लो, दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। देखो यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल वेदर वी सेलेक्ट व्हीट फ्लोर, राइस और बाजरा, वी वुड गेट अप्रॉक्सीमेटली द सेम न्यूट्रिएंट। अगर हम कोई भी फ्लोर ले रहे हैं, अगर हमें व्हीट फ्लोर नहीं पसंद आ रहा है तो अगर हम चावल का या बाजरे का आटा भी खा रहे हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लगभग सेम ही होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फूड आइटम विद द अदर इन सच अ वे दैट द न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय देम आर द सेम इज कॉल्ड फूड एक्सचेंज। तो फूड एक्सचेंज क्या होता है, जब हम किसी फूड को दूसरे फूड से सब्सटीट्यूट करते हैं, बदलते हैं, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में बदलाव नहीं होना चाहिए। जो जो न्यूट्रिएंट हमें इससे मिल रहे हैं वही हमको इसको चेंज करने के बाद दूसरे से भी मिलने चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, फूड एक्सचेंज बोलते हैं। और ये सेम फूड ग्रुप में किया जाता है, दूसरे फूड ग्रुप में नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी अनाज नहीं ले रहे हो, उसके जगह पे आप सिर्फ फल खाए जा रहे हो तो उससे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी, इसको फूड एक्सचेंज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, फूड एक्सचेंजेस मेड डाइट प्लानिंग ईजी। और ये जो फूड एक्सचेंज होते हैं ना, इससे डाइट प्लानिंग जो होती है वो ईजी हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज़ सूट नहीं करती। तो उसको क्या सूट कर रहा है, उसकी क्या न्यूट्रिशनल डिमांड है, उसके हिसाब से डाइट प्लानिंग की जाती है। अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। क्या होता है बैलेंस डाइट? तो देखो, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें
हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल रहे हैं तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। अगर किसी डाइट से हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी हैं तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। और हर किसी के लिए बैलेंस डाइट अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि एक बच्चे को भी वही डाइट दी जाती है जो कि एक एडल्ट को दी जाए। तो सबकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है ना वो अलग अलग होती है और उसी के बेसिस पे बैलेंस डाइट बनाई जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि आपने ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। और आपने ये भी पढ़ा कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है। सम टाइम बैक वी रेज्ड अ क्वेश्चंस व्हाट शुड वी ईट सो दैट आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर मीट। तो कभी हमने ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन सा चीज़ हमें खाना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए जिससे हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो सके। तो आपको लगता है कि आपको इसका आंसर पता है। तो हाँ, देखो, हमें वो चीज़ खानी चाहिए जो हमारी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स दे जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो उसी को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। सच अ मील इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट बाय मीटिंग आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। सच अ डाइट हेल्प्स अस इन स्टेइंग हेल्दी। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं जिससे हमारी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही है तो हम उससे क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर स्टोरेज इन द बॉडी। और हमें जो फूड से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं वो सारा का सारा हम यूज़ नहीं कर लेते, थोड़ा सा हम स्टोर भी करते हैं उस टाइम के लिए जब हमें मान लो किसी सिचुएशन में प्रॉपर डाइट ना मिल पाए तो ये जो स्टोरेज है ना वो हेल्प करता है द बॉडी टू विथस्टैंड शॉर्ट पीरियड्स ऑफ डाइटरी इनएडिक्वेसी। कि मान लो जब हमें कभी कोई फूड नहीं मिल पाया, डाइटरी इनएडिक्वेसी हो गई, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाई, तब हमें जो ये स्टोरेज है वो काम करेगा। तो यहाँ पे बैलेंस डाइट को डिफाइन किया गया है कि अ बैलेंस डाइट इज़ द वन विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन सच क्वान्टिटीज़ दैट द इंडिविजुअल्स नीड फॉर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इज़ adequately met and some amounts of nutrients are stored in the body to withstand short period of low dietary intake। तो देखो, बैलेंस डाइट वही होती है जिससे हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, साथ ही साथ थोड़े न्यूट्रिएंट्स स्टोर भी होने चाहिए ताकि जब हमारा जो डाइटरी इंटेक है अगर वो कम हो, लो हो, तब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे काम आएँ। तो यहाँ पे देखो फूड पिरामिड बनाया है। तो इसमें हमने क्या किया है, पूरा रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे फूड ग्रुप्स है ना, उनको रखा है। देखो, सबसे पहले जो नीचे है ना वो सीरियल्स और ग्रेन्स का है। जो भी ऐसे फूड जो कि अनाजों से बनते हैं वो सबसे नीचे रखे गए हैं पिरामिड में। क्यों? और देखो, जैसे जैसे ये ऊपर गया है ना वैसे वैसे ये कम होता गया है। तो नीचे वाला जो है ये भी दिखा रहा है कि ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये हमें थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए होते हैं, अनाज और दालें। उसके बाद हमें तीसरे नंबर पे क्या चाहिए, हमें चाहिए मीट, मिल्क और उनसे बने प्रोडक्ट्स। लास्ट में हमें शुगर और फैट लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं बैलेंस डाइट की कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं एक बैलेंस डाइट में। तो देखो, जो बैलेंस डाइट है ना उसमें जो फूड्स होते हैं वो एनिमल फूड भी होते हैं और प्लांट फूड भी होते हैं। वो हमें दोनों जगह से मिलते हैं, खाली हम एक पे ही डिपेंड नहीं रह सकते, हमें दोनों से फूड लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा है क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला तो जो बैलेंस डाइट है उसे हमारी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। उसमें फूड ग्रुप्स, सारे फूड ग्रुप्स से फूड को इंक्लूड किया जाना चाहिए और वैरायटी होनी चाहिए फूड में। ठीक है, एक ही जैसा फूड नहीं होना चाहिए। कंसिस्ट ऑफ सीजनल फूड्स, सीजनल फूड्स उसमें होने चाहिए। इकोनॉमिकल होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से होनी चाहिए। सूट्स द टेस्ट एंड मीट्स द डिज़ायर्स ऑफ इंडिविजुअल ईटिंग। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स मिले तो आप उसको खा लोगे, टेस्ट भी होना चाहिए, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, तभी आप उसको खाओगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है व्हाट इज़ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग क्या होता है? मील प्लानिंग इज़ मेकिंग अ प्लान ऑफ मील्स विथ एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर एवरी मेम्बर ऑफ द फैमिली विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी फूड अवेलेबल हैं, उससे हमें एक मील बनाना है जो कि एक एडिक्वेट
मील हो जो सारे मेंबर्स की डिमांड को, न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा भी करता हो। द टर्म अवेलेबल रिसोर्सेज मीन्स वॉट एवर द फैमिली हैज़ इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। अवेलेबल रिसोर्सेज का यहाँ पे मतलब है कि क्या हमारे पास पैसा कितना है, कितना हमारे पास टाइम है, कितनी एनर्जी है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, मील को प्लान करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मील को प्लान करते समय आप अपनी इकॉनमी को एकदम भूल जाओ, आप पूरा पैसा ही उसमें ही खर्च कर दो, पूरा टाइम उसमें ही वेस्ट कर दो, सारी एनर्जी उसमें ही वेस्ट कर दो। तो इन तीनों को भी हमें ध्यान में रखना है और फिर मील प्लान करनी है। अब यहाँ पे दिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो देखो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हर मेंबर की, हर फैमिली मेंबर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, उन्हें जो भी पोषक तत्व ज़रूरी हैं वो उनको मिल सके। इट हेल्प्स अस टू डिसाइड वॉट टू ईट ईच डे एंड ईच मील। और इसे हमें ये भी डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि हमें क्या खाना चाहिए हर दिन और हर मील में। वी कैन कॉल इट अवर डेली फूड गाइड। तो इस मील प्लानिंग को, जो भी हमने मील प्लानिंग की है, उसको हम डेली फूड गाइड भी बोल सकते हैं, जो हमें गाइड करता है कि हमें क्या खाना चाहिए हर रोज़ और कितना खाना चाहिए। अब मील प्लानिंग हमारी हेल्प करता है टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में, फूड को इकोनॉमिकल बनाने में, कि ऐसा ना हो कि फूड में ही सारा खर्चा हो जाए पैसा। केटर टू द फूड प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। हर मेंबर के हिसाब से फूड की प्रेफरेंस को कैटर करने में, उसको समझने में भी हेल्प करता है मील प्लानिंग। ठीक है, हम मील प्लानिंग करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है, जो भी मेंबर्स हैं फैमिली में वो कैसा फूड खाना चाहते हैं, उनके टेस्ट का, उनके पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है। और मील प्लानिंग से क्या होती है, हमारी एनर्जी, टाइम और मनी तीनों की बचत होती है। इसके बाद है यूज़ लेफ़्ट ओवर फूड। तो जो भी खाना बच जाता है उसको भी यूज़ करने में जो मील प्लानिंग है वो हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मील प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। तो देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला तो है न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। ये हमारी मील प्लानिंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि अगर आप मील प्लान कर रहे हो तो आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करोगे कि उससे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमको उस फूड से मिले। ये चीज़ ध्यान में रख के ही आप मील प्लानिंग करते हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि न्यूट्रिशनल जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए सारे फैमिली मेम्बर्स की। तो यहाँ पे देखो लिखा है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच मीन्स दैट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर फुलफिल्ड। यही मैंने बताया कि सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सभी मेम्बर्स की पूरी होनी चाहिए। For example, you know a growing child needs more protein, a pregnant or lactating woman need calcium, etc. तो आपको पता है कि अगर एक बढ़ता हुआ बच्चा है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, और अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग वुमेन है, मतलब लैक्टेटिंग वुमेन मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है बच्चों को, दूध पिलाती है अपना बच्चों को, उनको लैक्टेटिंग वुमेन बोलते हैं। तो इनको क्या ज़रूरत होती है, इनको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और प्रेग्नेंट लेडी को आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से हमें इनको फूड देना पड़ता है। वाइल प्लानिंग मील्स यू विल इंक्लूड फूड आइटम्स फॉर वेरियस फूड ग्रुप्स, दैट इज़ एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिंग फूड। तो हमें तीनों फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ध्यान में रखना होता है, जो अभी हमने पढ़े कि फूड का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या हमारी बॉडी में वो चेंज करता है। वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो ये सारे फंक्शंस को ध्यान में रख के हमें फूड जो है प्लान करना चाहिए, मील प्लान करना चाहिए। इसके बाद सेकंड फैक्टर है वो है एज। हमें हर फैमिली मेम्बर की एज को ध्यान में रखना होगा और उस हिसाब से उनको खाना देना होगा। पीपल नॉर्मली ईट अकॉर्डिंग टू देयर एज के हिसाब से ही लोग खाना खाते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन योर फैमिली दैट द डाइट ऑफ वेरियस मेम्बर्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स डिफर्स इन क्वान्टिटी। तो आपने देखा होगा कि जो मेम्बर्स हैं वो एज के हिसाब से उनके फूड की क्वांटिटी होती है वो घटती बढ़ती रहती है। मतलब बच्चे थोड़ा कम खाएंगे, एडल्ट ज़्यादा खाएंगे, और जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो भी कम खाएंगे। और छोटे बच्चे का खाना कुछ और होगा, बड़े का कुछ और होगा। जैसे अब एक न्यू बॉर्न बेबी है, वो क्या पिएगा, वो दूध ही तो पिएगा। छोटा बच्चा ऐसा खाना खाएगा जो स्मॉल क्वांटिटी में हो लेकिन उसकी सारी न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा करता हो। और एडोलसेंट्स कैसा खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं और उनको वैरायटी चाहिए होती है खाने में।
ठीक है, और उनको थोड़ा सा टेस्ट भी चाहिए होता है, खाना देखने में अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, तभी वो खाएंगे। Similarly, you must have seen your grandfather eating less food and also they prefer soft and easy to digest food. इसके बाद जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कम खाना खाते हैं, साथ ही साथ वो सॉफ्ट खाना खाते हैं और ऐसा खाना खाते हैं जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। इसके बाद हमारे जेंडर का, हमारे सेक्स का असर भी पड़ता है हमारे मील पे, हमारे फूड पे। देखो क्या होता है कि जो एडोलसेंट्स गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, उन दोनों की डिमांड जो है ना फूड वाली, वो अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से वो खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिज़िकल एक्टिविटी। जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं वो ज़्यादा एनर्जी वाला फूड लेते हैं, जो कम मेहनत करते हैं, जो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, वो उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लेते, क्योंकि उतना एनर्जी वो यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, तो वो करेंगे क्या उस एनर्जी का। तो फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से भी हम फूड लेते हैं। तो द काइंड ऑफ वर्क अ पर्सन डज अफेक्ट द काइंड एंड अमाउंट ऑफ फूड दे नीड टू टेक। तो किस तरह का आप काम कर रहे हो उसी तरह का आप खाना लोगे, उसी अमाउंट में लोगे। तो आरडीए में जब आपने देखा होगा, पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे जो डिफरेंट एज ग्रुप्स वाले लोग हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ वाले लोग हैं वो डिफरेंट फूड लेते हैं और उनकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड होती है वो भी अलग अलग होती है। जो एक लेबर है देखो, उसको ज़्यादा क्या चाहिए, वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करता है इसीलिए उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन अगर वहीं पे कोई डॉक्टर है तो उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है। तो हार्ड वर्क के हिसाब से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। हार्ड वर्क मतलब अगर फिज़िकली कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो सो इफ़ यू हैव टू प्लान फॉर सच अ पर्सन यू विल इंक्लूड मोर एनर्जी गिविंग फूड इन द डाइट। अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर रहा है और उसके लिए आपको फूड डिसाइड करना है, आपको मील प्लान करना है, तो आप उसमें एनर्जी गिविंग फूड्स को शामिल करोगे। उसके बाद 5वां फैक्टर है इकोनॉमिक कंसीडरेशन। आप हर पर्सन की, हर फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन को भी देखोगे। ऐसा नहीं कि सारा पैसा वो खाने पे ही वेस्ट कर दें। मनी अवेलेबल टू द फैमिली टू बी स्पेंट ऑन फूड इज़ अनदर मेजर फैक्टर। फूड्स लाइक मिल्क, चीज़, मीट, फ्रूट्स, नट्स एक्सेट्रा आर एक्सपेंसिव। आपको पता है कि कुछ फूड होते हैं जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, ये एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हाउएवर अल्टरनेटिव सोर्सेज लाइक टोन्ड मिल्क, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर लेस कॉस्टली। इसके अलावा जो कुछ दूसरे फूड होते हैं जैसे टोन्ड मिल्क हो गया, सीजनल फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, तो ये क्या होती हैं, ये कम खर्चीली होती हैं, इनमें पैसा कम लगता है और ये लगभग सेम न्यूट्रिएंट्स देती हैं जो हमें मिल्क से, चीज़ से, नट्स से, फ्रूट से मिलता है। तो यू कैन देयरफॉर प्लान अ बैलेंस डाइट टू सूट एवरी बजट। तो बैलेंस डाइट प्लान करते समय, मील प्लानिंग के समय हमें बजट का भी ध्यान देना होगा। ऐसी मील को प्लान करना होगा जो हर बजट के लोगों के लिए सूटेबल हो, ठीक है। तो टिप्स फॉर इकोनॉमी, यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं कि कैसे आप अपनी इकोनॉमी के हिसाब से मील प्लानिंग कर सकते हो। बाय फूड इन बल्क, आप क्या करो, फूड को बल्क में खरीदो। इफ़ यू हैव एनफ प्लेस टू स्टोर, अगर स्टोर करने के लिए आपके पास प्रॉपर जगह है तो आप बल्क में फूड खरीदो, थोक में खरीदो, थोड़ा थोड़ा बार मत खरीदो। इससे बल्क में खरीदने से क्या होगा, पैसा आपका बचेगा। बाय फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप्स, आप उन दुकानों से खरीदो जिनका जो प्राइस है वो फेयर है, सही है, जैसे जो राशन शॉप हो गई, सुपर बाज़ार्स हो गए, कोऑपरेटिव स्टोर्स हो गए, ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे प्राइस जो है ठीक ठाक हो, फेयर प्राइस हो। वो लोग कंपेयर प्राइजेस एंड क्वालिटी वाइल बाइंग, जब भी आप खरीद रहे हो तो 2-4 दुकानों से आप प्राइस को कंपेयर करो, क्वालिटी को भी कंपेयर करो, ठीक है। मेक यूज़ ऑफ लेफ़्ट ओवर फूड्स, जो भी खाना बच गया है उसको यूज़ करना सीखो। तो ये कुछ टिप्स थी कि कैसे आप अपने पैसों को बचा सकते हो फूड के मामले में। 6वां जो फैक्टर है वो है टाइम, एनर्जी एंड स्किल कंसिडरेशन। देखो हमें अपने टाइम का भी ध्यान रखना है, हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो मील प्लानिंग में, खाना बनाने में, इसका भी ध्यान रखना है और हमें अपनी स्किल्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ज़रूर अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा मील प्लान कर लो जो आप बना ही ना पाओ, जो आपको बनाना ही ना आता हो, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। वाइल प्लानिंग द मील यू शुड कंसीडर द रिसोर्सेज लाइक टाइम, एनर्जी एंड स्किल अवेलेबल टू द फैमिली। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मील्स कैन बी इलेबोरेट
collaborate with different dishes, but you can simplify them by cooking a simple but nutritious dish. तो जो भी मील्स हैं वो डिफरेंट डिशेस उसमें होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि उनको आप बना पाओ और साथ ही साथ उससे न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिलते हों. फॉर एग्जाम्पल, अ वर्किंग मदर कुड प्रिपेयर अ पौष्टिक पुलाव इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग 3 और 4 आइटम्स फॉर डिनर. तो अगर एक वर्किंग मदर है और वो दिन भर काम करके आई हैं, तो वो डिनर के लिए एक पौष्टिक पुलाव बना सकती हैं जिसमें सारी वेजीज वो डाल सकती हैं, जो सोयाबीन बरी है उसको भी डाल सकती हैं. इससे क्या होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाएंगे, बजाय इसके कि वो 3-4 आइटम बनाएं. तो 3-4 आइटम अगर खाने में बना रही हैं रात के, तो उनको ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा. और अगर वो पुलाव खाली बना ले रही हैं तो उनसे वो 3-4 आइटम का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस पुलाव से खाली मिल जाएगा. ठीक है. 7th है सीजनल अवेलेबिलिटी. हमें ये भी ध्यान रखना होगा मील प्लानिंग के समय कि जो भी फूड हम बनाने जा रहे हैं उसमें जो जो चीज़ें लगेंगी वो अवेलेबल भी हैं या नहीं. सम फूड्स आर अवेलेबल इन समर्स वाइल सम इन विंटर्स. आपको पता है ना कि कुछ फूड समर में मिलते हैं, कुछ फूड विंटर्स में मिलते हैं. तो हमें जब भी हम ऑफ सीज़न फूड्स खरीदने जाते हैं तो हमें वो महंगे ही मिलते हैं. अगर कोई ऐसा फूड है जो कि समर में ही मिलता है लेकिन आप उसको विंटर में खाना चाहते हो, विंटर में ख़रीदना चाहते हो, तो वो आपको महंगा ही मिलेगा और साथ ही साथ उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑफ सीज़न है ना. तो ऑफ सीज़न फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो कम होने लगते हैं. तो इसी वजह से हमें सीजनल अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखना है. वो फूड लेने हैं जो कि सीज़न के हिसाब से अवेलेबल हों. उससे क्या होगा, वो फ्रेश भी होंगे, न्यूट्रिशियस भी होंगे, टेस्टी भी होंगे, साथ ही साथ सस्ते भी होंगे, ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा. हैंस वाइल प्लानिंग सीजनल फूड शुड बी यूज्ड. तो मील प्लानिंग के समय में हमें सीजनल फूड्स को यूज़ करना चाहिए. 8th फैक्टर है हमारा रिलीजन, रीजन, कल्चरल पैटर्न्स, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स. हमारे जो भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, किस कल्चर में हम रहते हैं, उन सब का असर भी हमारी मील प्लानिंग में पड़ता है. देखो, अगर एग्जांपल के लिए बताया गया है कि अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो आप वीट को ज़्यादा कंज्यूम करोगे, ठीक है, गेहूँ ज़्यादा खाओगे, गेहूँ से बनी चीज़ें ज़्यादा खाओगे. लेकिन अगर आप कोस्टल रीजन्स में रह रहे हो, समुद्र के किनारे वाले एरियाज़ में रह रहे हो, तो वहाँ पे आप कोकोनट, फिश, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाओगे. सिमिलरली यू स्टेपल फूड वुड बी राइस इफ़ यू आर अ साउथ इंडियन. और साथ ही साथ आप राइस ज़्यादा खाओगे, वीट उतना ज़्यादा नहीं खाओगे अगर आप साउथ इंडियन हो तो इसी वजह से हमारे जो भी एरिया जिसमें हम रहते हैं, जिस भी रीजन में हम रहते हैं, उसका असर हमारे खाने पे पड़ता है. रिलीजियस बिलीफ्स का भी असर पड़ता है हमारी खाने पे. हमारी फैमिली के धर्म परंपरा जैसी होगी वैसा ही वहाँ पे खाना खाया जाएगा. क्योंकि देखो, आपको पता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, वो मीट या मीट से बने प्रोडक्ट्स नहीं खाते. तो इस वजह से क्या है कि उस हिसाब से उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ को, उनकी परंपराओं को ध्यान में रख के ही उनके लिए मील प्लान करना चाहिए. इसके बाद 9वां फैक्टर है वैरायटी इन कलर एंड टेक्सचर. जो कलर और टेक्सचर है फूड का, उसमें वैरायटी होनी चाहिए. एक जैसा फूड अगर आप रोज़ रोज़ सर्व करोगे फैमिली मेम्बर्स को तो हो सकता है वो बोर हो जाए, वो उसको खाना उतना पसंद ना करें. तो एग्जामिन द फॉलोइंग 2 मेन्यूज़, विच वन इज़ बेस्ट. तो यहाँ पे आपको 2 मेन्यूज़ दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा है जो बेस्ट है. तो पहला मेन्यू है, उसमें क्या है, चपाती है, राइस है, अरहर की दाल है, पंपकिन की वेजिटेबल है, कर्ड है, दही है, सैलड है. सैलड में आपको गाजर और मूली और अनियन का यूज़ किया गया है. उसके बाद यहाँ पे दूसरा मेन्यू है, इसमें क्या है, इसमें भी चपाती है, राइस है, लेकिन यहाँ पे अरहर की दाल की जगह पे क्या है, राजमा है. लौकी की सब्ज़ी की जगह पे, पम्पकिन की सब्ज़ी की जगह पे यहाँ पे फ्राइड भिंडी है. कैरेट का रायता है, दही की जगह पे रायता बना दिया इन्होंने दही से. सैलड में सिर्फ मूली और प्याज का सैलड नहीं है, कैबेज भी है, ककम्बर भी है, बीट रूट भी है, साथ में पापड़ भी है. तो यहाँ पे आप बताओ आपको कौन सा मेन्यू ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको कौन सा लग रहा है कि अच्छा है. तो मेन्यू 2 ही आपको सबको अच्छा लगेगा, ये ज़्यादा अच्छा है. तो देखो, लगभग वही चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों का यूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको क्या किया गया है, ज़्यादा देखने में अच्छा बनाया गया है. ये देखने में भी अच्छा है और साथ ही साथ ये टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छा होगा.
देखो यहाँ पे लिखा है द सेकेंड वन, एज इट हैज़ वेराइटी इन आइटम्स ऑफ कलर, टेक्सचर, फ्लेवर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पे कलर में भी आपको वेराइटी दिखेगी, एक कलर नहीं देखने को मिलेगा, टेक्सचर भी अलग अलग होगा, साथ ही साथ फ्लेवर में भी बदलाव है, और जो मेथड है प्रिपरेशन का, फूड को बनाने का, वो भी अलग अलग है। सिंपली कर्ड, सिंपली दही देने की जगह पे आप उसमें गाजर डाल के थोड़ा सा रायता बना दो, वो उसमें भी दही है लेकिन थोड़ा सा कलर, टेक्सचर चेंज हो गया है। दीज फैक्टर्स हेल्प यू टू मेक मील्स मोर अपीलिंग, अट्रैक्टिव एंड हेंस मोर एक्सेप्टेबल। तो इससे क्या होगा, इन चीज़ों को करने से आपका मील जो है ज़्यादा अपीलिंग लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा और ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। अगर वो अट्रैक्टिव लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, टेस्ट में अच्छा लगेगा, तो लोग उसको एक्सेप्ट भी ज़्यादा करेंगे। इसके बाद जो 10th फैक्टर है वो है लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। लोगों की पसंद और नापसंद का भी ध्यान रखा जाता है मील प्लानिंग के समय पे। इट इज़ ऑफन बेटर टू चेंज द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलरली न्यूट्रिशियस फूड आइटम रेदर देन ओमिटिंग इट कम्प्लीटली। तो अगर कोई फूड आइटम आपको पसंद नहीं है तो आप उसको पूरी तरह से ओमिट मत करो, पूरी तरह से एकदम उसको छोड़ मत दो। आप उसकी फॉर्म को क्या कर दो, चेंज कर दो, जिससे आपको वो ठीक लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन इन योर फैमिली डज नॉट लाइक मिल्क, अगर मान लो आपकी फैमिली में किसी को मिल्क नहीं पसंद है, यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ कर्ड, पनीर एक्सेट्रा। तो आप उसे मिल्क कैसे दे सकते हो, दही की फॉर्म में दे सकते हो, पनीर की फॉर्म में दे सकते हो, पुडिंग बना सकते हो, खीर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे आप उसको दूध दे सकते हो। तो दूध को एकदम छोड़ मत दो, उसकी फॉर्म को क्या कर दो, चेंज कर दो। सिमिलरली, इफ वन डज नॉट वांट टू टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन कुक्ड फॉर्म, व्हाट अल्टरनेटिव वुड बी यू सजेस्ट सो दैट इट कैन बी टेकन इन एडिक्वेट अमाउंट। तो अगर मान लो कोई हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खा रहा है तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि उसको क्या करना चाहिए ताकि वो जो है लिया जा सके, खाया जा सके। तो देखो यहाँ पे बहुत तरीके की चीज़ें हैं। उसको आप क्या करो, आटे के साथ मिला दो सब्ज़ी को और उसका पराठा बना दो, पूड़ी बना दो, पकौड़ा बना दो, कटलेट्स बना दो। इट कैन ऑल्सो बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कोफ्ता, इडली, वड़ास। तो इन फॉर्म में भी दिया जा सकता है, कोफ्ता वगैरह भी बनाया जा सकता है, इडली बनाई जा सकती है वेजिटेबल्स की। तो इस तरह से वेजिटेबल्स को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी दिया जा सकता है उन लोगों को जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते। उसके बाद है सटाइटी वैल्यू। देखो, खाने से आपको संतुष्टि भी मिलनी चाहिए, खाना हमें संतुष्टि भी देता है, तो ये भी उसका एक फैक्टर है। वाइल प्लानिंग मील्स, टेक केयर दैट यू सेलेक्ट फूड विच प्रोवाइड सटाइटी वैल्यू। तो आपको संतुष्टि भी मिलनी चाहिए, ऐसा फूड आप क्या करो, सेलेक्ट करो। मील्स विच प्रोड्यूस inadequate satiety will lead to onset of hunger pangs, which in turn will affect the working capacity and efficiency of a person। तो अगर खाने से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपकी भूख शांत नहीं हो रही है, तो आपको फिर क्या होगा, भूख लगने लगेगी और फिर आपकी वर्किंग कैपेसिटी पे इसका बुरा असर पड़ेगा। तो सटाइटी का मतलब क्या है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग। मतलब जब आप खाना खाते हो तो आपका पेट भर जाता है ना, आपको एकदम संतुष्टि महसूस होती है ना, तो उसको बोलते हैं सटाइटी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमारा जो 4th टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मॉडिफिकेशन ऑफ फैमिली मील्स फॉर वेरियस एज ग्रुप्स। वेरियस एज ग्रुप के हिसाब से आप कैसे मील को मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी फैमिली मील है उसको कैसे थोड़ा सा बदल सकते हो। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई सजेशन भी दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।